हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब इस कोरोना और सर्दी के दौर में बिल्कुल ठीक होंगे और कोरोना से बच के भी रह रहे होंगे। जैसा हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अब हम कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन ज्योग्राफी के फेसेट से लाइफ को या नेचुरल थिंग्स को देखना शुरू करेंगे और उनको बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी तो ऑब्वियसली हो ही गया है, फिज़िकल ज्योग्राफी उससे कोरिलेट करना ही है, देन सोसाइटी, एथिक्स एंड गवर्नेंस से भी कनेक्ट करते हुए हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज। ये क्या है? फर्स्ट चैप्टर है जो 8th क्लास की एनसीईआरटी का। ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो दिन प्रतिदिन इम्पोर्टेंट होता चला गया है, क्योंकि जो फिज़िकल ज्योग्राफी की चीज़ें हैं वो स्टेगनेंट हो गई हैं, उसमें नॉलेज बढ़ नहीं रही और वो सारी चीज़ें यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम्स में एक तरह से पूछ ली गई हैं। अब उसमें कुछ नया नहीं बचा है। तो यूपीएससी या और भी जो एग्ज़ाम है वो किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद द ह्यूमंस। तो उसे क्या बोल देते हैं हम? ह्यूमन ज्योग्राफी। ये बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। आज हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ह्यूमंस ने इन्हें मिसयूज़ किया है और सोसाइटी को एक मोरलिटी की तरफ से हटा के किस तरफ शिफ्ट कर दिया है, मार्केट सोसाइटी बना दिया है। तो आते हैं, व्हाट इज ए रिसोर्स। एक रिसोर्स क्या होता है आप बताइए मुझे। आपके पास खूब सारा पैसा है, आपका दोस्त कहता है मुझे दे दीजिए, मुझे यूज़ करना है, ऐसी चीज़। तो ये रिसोर्स क्या हो गया? ऐसी चीज़ जिसकी क्या हो? यूटिलिटी हो, कुछ यूज़ में आ सके वो चीज़, उसे हम क्या बोल देते हैं? रिसोर्स। आप पूछ रहे होंगे किसके यूज़ में आ सके? चाहे ह्यूमंस के या फिर जो अदर लिविंग थिंग्स हैं ऑन द अर्थ प्लेनेट, उनके किसी के भी यूज़ में आ सके तो वो क्या है? एक रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ ही रिसोर्स हो गया एक तरह से ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से देख। और फॉरेस्ट या वाटर रिसोर्स हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया किसके लिए? बोथ फॉर ह्यूमंस एंड फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स। इतना समझ गए आप? तो रिसोर्स क्या है? ऐसी चीज़ जिसकी यूटिलिटी हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो तो मैंने दे दिए। लैंड जिस पे आप रह रहे हैं, है ना, इसकी यूटिलिटी जानवरों को भी है जो लैंड बेस्ड है, एनिमल्स और प्लांट्स को भी है, एंड साथ में ह्यूमंस को भी है। इससे क्या होता है? जब यूटिलिटी बढ़ जाए किसी चीज़ की तो क्या हो जाता है? उसकी डिमांड आ जाती है। ये दोनों क्या है? डिमांड करेंगे कि हमें लैंड चाहिए, क्योंकि उसकी क्या है? यूटिलिटी। या आप कह लीजिए यूटिलिटी से क्या आ जाएगा? यूटिलिटी ऑफ जो कोई भी चीज़ है नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है या मैन मेड है, उससे क्या आ जाएगी? डिमांड आ जाएगी। जितनी ज़्यादा यूटिलिटी उतनी ज़्यादा डिमांड, जितनी ज़्यादा यूटिलिटी उतनी ज़्यादा डिमांड, या जितनी स्कार्सिटी ऑफ दैट रिसोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। डिमांड से एक सिंपल सी चीज़ आ जाती है। डिमांड से क्या आ जाता है? कंपटीशन, कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और कंपटीशन से डिसाइड होता है कि वो जो चीज़ है, जो रिसोर्स है, वो कैसे ट्रेड हो रहा है। जहाँ भी हो रहा है स्पीसीज़ के बीच में
और इंट्रा स्पीसीज ह्यूमंस के बीच में, या फिर पूरी जो लिविंग थिंग्स हैं एज ए ग्रुप उनके बीच में, उसके लिए कितनी डिमांड है, कितना कंपटीशन है, उससे उसकी क्या आ जाएगी ट्रेडेबिलिटी, कि कौन उसके लिए कितना वैल्यू पे कर सकता है। ट्रेडेबिलिटी से आ जाती है क्या वैल्यू। अब उस रिसोर्स की जो पहले इजीली फ्रीली अवेलेबल था नेचर में, उसकी अब क्या आ गई वैल्यू आ गई, वो वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल वाटर को ही ले लीजिए, है ना। वाटर को हम लें तो जब से लाइफ फॉर्म का इन्वेंट हुआ है, आगमन हुआ है, अर्थ की सरफेस पे डेवलपमेंट हुआ है, तब से क्या है वाटर की डिमांड आप कह लीजिए या यूटिलिटी हो गई है। उससे पहले अर्थ पे वाटर होता ना होता अर्थ को एज सच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उसके बाद से वाटर की क्या है डिमांड हो गई है। किसके साथ? लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे ही लिविंग थिंग्स का इन्वेंशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, आगमन हुआ है, वैसे ही ये डिमांड वाटर की आ गई। जैसे ही ये लिविंग थिंग्स क्या हुई, प्रॉस्परस हुई, प्रोलिफरेट हुई, कई भागों में बटी, जैसे ट्री ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं, और न्यूमरस हुई, क्या हुई प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट यानी कि आप जैसे बोलते हैं बड़ी और फली, जैसे प्रोलिफरेट हुई और न्यूमरस हुई, नंबर में भी बढ़ी और स्पीसीज में भी बढ़ी, वैसे ही वाटर की यूटिलिटी तो पहले से ही थी। वाटर की यूटिलिटी तो जब से लिविंग थिंग्स हैं तब से ही है, लेकिन नंबर बढ़ने से उसकी डिमांड, प्रोलिफरेशन होने से उसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से वाटर की क्या है वैल्यू बढ़ गई। तो अब जब वाटर मार्केट में ट्रेड होगा, या आप कह लीजिए जो भी नेचर में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है इंटर स्पीसीज, नेचर में जो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है इंटर स्पीसीज या इंट्रा स्पीसीज। इंटर स्पीसीज मतलब कि जैसे ह्यूमंस ले लो एक तरफ, और एक तरफ जैसे ले लो बफेलो, है ना, इनके बीच में कंपटीशन, दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन, उसे हम बोलेंगे इंटर स्पीसीज। वाटर की वैल्यू बढ़ी क्योंकि इंटर स्पीसीज कंपटीशन बढ़ गया वाटर के लिए। अब इसको बफेलो भी बहुत हो गई वाटर को चाहने वाली, और ह्यूमंस भी बहुत हो गए। इंट्रा स्पीसीज ह्यूमंस ने ही पॉपुलेशन इतनी बढ़ा ली अपनी कि उनकी ही डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। बफेलो को तो उन्होंने अपने इंटेलेक्ट से साइडलाइन कर दिया, टेक्नोलॉजी से। ये हो गया, आपको वैल्यू समझ में आ गई कि नेचर में जो भी चीज़ की यूटिलिटी है, जिस भी चीज़ की यूटिलिटी है उसकी वैल्यू रहेगी। किस वजह से? क्योंकि वो कंपटीशन आता है उसकी वजह से, इसलिए उसकी वैल्यू है। इस यूटिलिटी की वजह से उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू के हिसाब से हम रिसोर्सेज को दो तरह से देख सकते हैं। एक जो तो जिनके लिए नेचर में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, नेचर में क्या है खुला कंपटीशन है कि भाई जो ज़्यादा ताकतवर है या जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो आके ले ले, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोल देते हैं ट्रेडेबल रिसोर्सेज। और एक जिनके लिए नेचर में कंपटीशन नहीं है बट दे हैव वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब उनकी खुद में ही वैल्यू है। जैसे कि बताता हूँ, एक हो गए नॉन ट्रेडेबल, नॉन ट्रेडेबल फॉर एग्जाम्पल लव, या माँ का जो लव है अपने बच्चे के लिए, आपका लव है आपके माता पिता के लिए, और फ्रेंडशिप। वैल्यूज़, जो भी स्पीसीज की अपनी वैल्यूज़ हैं जिनको वो बेस मान के अपनी सोसाइटी या जिस भी लैंड में रह रहा है उन्हें क्या बोल देते हैं हम नॉन ट्रेडेबल वैल्यूज़। ठीक है, ट्रेडेबल वैल्यूज़ में आप आ जाइए। अगर ट्रेडेबल गुड्स है या ट्रेडेबल रिसोर्सेज है तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे वाटर, मैं ताकतवर हूँ, मैं अमेरिका हूँ तो मुझे पेट्रोलियम चाहिए, बाकी सब क्या है भाड़ में जाइए। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी ट्रेडेबल, कमर्शियल है ये नॉन कमर्शियल है।
हाउएवर अभी मार्केट्स में जो ह्यूमन मार्केट्स हैं जिनमें ट्रेडेबल्स रिसोर्स ट्रेड होते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जो नॉन ट्रेडेबल गुड्स हैं, जैसे कि लव हो गया, है ना, ह्यूमन सर्विस हो गई जो कि माँ की अपने सेल्फलेसली अपने बच्चे के लिए थी, वो वाली सर्विस, और तो सर्विस प्रोवाइड करवाते ही हैं, ये सारी चीज़ें भी बिकने लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे होंगे ये कैसे है, मैं बताता हूँ। आपने कभी ये नाम सुना होगा सरोगेसी नाम सुना है, जिसमें मदर्स अपना बुम या पेट या बच्चा यानी जो भी चाइल्ड पाउच है वो क्या उसे रेंट पे देती हैं, किसको, अदर वुमेन्स को जो कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं या बच्चा नहीं पालना चाहती हैं 9 महीने तक, उनके लिए। ठीक है, ये सरोगेसी इंडिया में बहुत फेमस हुई थी। जो बाहर की फॉरेनर्स औरतें हैं वो इंडिया में औरतों को पैसा दिया करती थी और ये करवाया करती थी। अभी ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, फिर भी ये ब्लैक में चल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, आपकी माँ आपको ये कह के दूध पिला रही है कि बेटा पी लो, इससे क्या है, इसमें हल्दी डली हुई है और इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, टर्मेरिक डली हुई है। कुछ कंपनियों ने सोचा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए और उन्होंने टर्मेरिक पे पेटेंट करवाने की सोच ली। पेटेंट क्या होता है पहले ये देख लें। पेटेंट होता है एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। आपने कोई आइडिया और इन्वेंशन निकाला, उस पर आपका एक्सक्लूसिव राइट। अब ये कंपनीज क्या कहने लगी कि जो हल्दी के जो गुण हैं, थेरेपेटिक गुण, टर्मेरिक के एंटीसेप्टिक और थेरेपेटिक गुण की खोज किसने की, इन्वेंशन हमने किया, और इसलिए अगर आप घर में इसके गुणों का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसमें से कुछ रॉयल्टी मिलनी चाहिए। दिस इज़ द लेवल ऑफ मार्केट्स वी आर लिविंग इन। सो ये प्रॉब्लम सारी आ रही है। थोड़ी सी रिसोर्सेज की किस पर्सपेक्टिव से बात हो गई, वैल्यू के पर्सपेक्टिव से या ट्रेडेबिलिटी या नॉन ट्रेडेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बात हो गई। ठीक है, ये आपको कहाँ काम आने वाला है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अलावा एसे में, एथिक्स में, सोसाइटी में और गवर्नेंस में। इतना हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और डिबेट आ जाती है कि क्या ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो ट्रेडेबल होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो ट्रेडेबल होने चाहिए। तो उससे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में। एक तो एज ए मीन्स हम ह्यूमंस को देख सकते हैं कि फैक्ट्री में हमें प्रोडक्शन चाहिए तो हमें ह्यूमन को लेबर बना के, उन्हें कैपेबल बना के, उन्हें पढ़ा लिखा के फैक्ट्री के लिए तैयार किया जाए। दूसरा एक होता है कि नहीं, ह्यूमंस अपने आप में एक एंड है, उन्हें एजुकेट हम इसलिए ना करें क्योंकि उन्हें फैक्ट्री या सर्विसेज देनी है, बल्कि इसलिए करें क्योंकि नॉलेज या एजुकेशन इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट फॉर द फुल कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर उसके फ्रीडम और वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, इसलिए। तो ये कुछ डिबेट चल रही हैं, और अभी अगर हम मार्केट्स की कंडीशन देखें तो वो इसको ज़्यादा तवज्जो देती हैं। इससे एंड मिल रहे हों या नहीं, एज एन एंड ट्रीट किया जा रहा हो ह्यूमंस को या नहीं, उन्हें एज ए मीन्स तो ट्रीट किया ही जा रहा है। अगर आपके पास पैसा है या पैसा कमाने की कैपेबिलिटी है तो ही आप ह्यूमन हो सोसाइटी में, अदरवाइज ह्यूमन नहीं हो। तो यह हमारी सोसाइटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। रिसोर्सेज की और बात करें, रिसोर्सेज की और बात करें तो फिर रिसोर्सेज की एक ख़ास बात ये होती है कि जो भी नेचर में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या है, उनकी वैल्यू, उनके लिए यूटिलिटी उनकी, और उनकी कंपटीशन उनके लिए, और उनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है। पहला फैक्टर है टाइम। फॉर एग्जांपल
वाटर तो कब से ज़रूरी है, जब से अर्थ पे लाइफ का इन्वेंट हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जैसे ही ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रो हुई है और हमने वाटर्स को और जगह यूज़ करना शुरू किया है, तब से क्या है, वाटर की यूटिलिटी और वैल्यू दोनों अप हो गई हैं। अब ये बोतल में पैक होके 20 से लेके आपको 1000 रुपये लीटर तक मिल सकता है, और भी महंगा। ये हो गया, एक हो गया टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी कह लीजिए। इसके साथ भी जो रिसोर्सेज हैं या जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है या ह्यूमन है जो, उनकी वैल्यू चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, चालकोलिथिक एज से पहले कोई नहीं जानता था कि अर्थ से मेटल्स को कैसे अलग किया जाए। मिट्टी जिसमें कि मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें हैं, उनको कैसे अलग किया जाए। मतलब करीब आप कह लीजिए 4000 to 5000 ईयर पहले से, ईयर अगो, कोई नहीं जानता था कि आयरन क्या होता है, उसकी यूटिलिटी क्या है। एक बार ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया और फिर वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया, वही आयरन जो धूल जिसे कोई पहले पूछता नहीं था, वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि वो अब उसे नेशन का बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। हो गया। टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन चेंज द यूटिलिटी, कंपटीशन एंड वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स। इतना काफ़ी, इतना ठीक है। एक और एग्जांपल है इसमें, आपने सुना होगा O2 क्या है, लाइफ गिविंग गैस है। इसके बिना आप 1 से 1.5 मिनट तक ही जिंदा रहोगे और थोड़ा ज़्यादा रह लोगे। कभी रियलाइज़ नहीं किया था आपने जब तक कि पॉल्यूशन इतना हो गया कि उसमें O2 कम और जो एडल्ट्रेशन है या जो नॉन वांटेड थिंग्स हैं वो ज़्यादा हो गई, तब आपको O2 की वैल्यू रियलाइज। और एक और, जब कोरोना आया तब भी आपको पता चला कि जो रिसोर्स नेचुरली पहले अबंडेंट था उसको हमने कैसे ख़त्म किया है और उसकी क्या वैल्यू है। एकदम से वैल्यू, यूटिलिटी एंड वैल्यू दोनों चेंज हो गई। O2 इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। किस टाइम में? कोरोना के पेंडेमिक टाइम में। ठीक है, चलो अब रिसोर्सेज पे जैसे नॉर्मल क्लासिफिकेशन होता है वैसे डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज। सो बेसिकली एक तो हो जाता है ह्यूमन एज ए रिसोर्स। ह्यूमन एज ए मीन्स टू अचीव समथिंग, जो भी हम यूटिलिटी चाहते हैं। मुझे चाहिए कि कोई मेरे लिए खाना पका दे, तो मैंने एक आदमी को इसमें ट्रेन किया और वो मेरे लिए एज ए रिसोर्स हो गया और मैं उसे कुछ पे कर रहा हूँ। एक तो हो गया ह्यूमंस इटसेल्फ इज एक्टिंग एज ए रिसोर्स। ह्यूमंस themselves are fulfilling demands of some other human और एनिमल। एक तो हो गया ह्यूमन रिसोर्स। सेकेंड होता है क्या, बताइए? नेचुरल रिसोर्स, जिन पे ह्यूमन डिपेंडेंट है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिन पे ह्यूमन डिपेंडेंट है वो क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्स हो गए। फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट में सर्विस, BMW की फैक्ट्री में वर्कर और किसी बड़ी कंपनी का मालिक, ओनर, ये सारे क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, या डॉक्टर कह लीजिए आप। कोरोना के टाइम में, पहले भी रहता है डॉक्टर, पर इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो क्या है? वाटर हो गया, एयर हो गई, फॉरेस्ट हो गए, आयरन हो गया, फ्यूल हो गए, सनलाइट हो गई, लैंड हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, सो मैनी, जिस पे कि हमारी लाइफ डिपेंडेंट है, जिसकी यूटिलिटी है हमारी लाइफ में। इतना हो गया। अब जो हमने नेचुरल रिसोर्सेज देखे हैं उनको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की बाद में बात करेंगे, पहले नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं
और वो जो डिबेट है मीन वर्सेस एंड, उसकी भी बाद में बात करेंगे जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है? पहला रीन्यूएबल, ऐसी चीज़ जो कि कुछ टाइम में रिन्यू हो जाए, रीजनरेट हो जाए। सेकेंड है, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, नॉन रिन्यूएबल, ऐसे जो कि बहुत जल्दी या टाइम के साथ रीजनरेट या रिन्यूएबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट्स, ये सारे किस में आते हैं? रिन्यूएबल में। इसमें आ जाइए आप पेट्रोलियम, एक बार आपने खर्च कर दी तो वो तुरंत नहीं जनरेट होने वाली है। कोल, मिनरल्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे। एक एक से बात करते हैं इनकी। पहले हम रिन्यूएबल की बात करें। रिन्यूएबल की बात करें तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अर्थ पर रिसाइकल होते रहते हैं, और क्या होता है, जो भी पॉल्यूशन हुआ है उनमें या जो भी उनका यूज़ हुआ है उसे वो रिवर्स कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर ले लीजिए आप। आपने वाटर को गंदा करके गंगा में बहा दिया, गंगा से वो गया कहाँ? समुद्र में गया, ओशियन में गया, वहाँ से बादल आए और इंडिया में बरसात हो गई, और जो वाटर गंदा वाटर था वो फिर से फिल्टर होके मानसून के जरिए इंडिया में या ग्लेशियर्स में फिर से आ गया और फिर से फ्लो करने लगा। ये तो हो गया एक रिन्यूएबल। एक होता है इसमें अनलिमिटेड, ये तो लिमिटेड है पर रिन्यूएबल हो जाते हैं टाइम में। एक है अनलिमिटेड जिस पे कि ह्यूमन के यूजेस से कोई फर्क अभी जो फोर्सिएबल फ्यूचर है उसमें तो दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड विंड, एयर नहीं विंड, मूविंग एयर, जो कि बेसिकली सनलाइट की वजह से ही हो रही है। ये दोनों ऐसे रिसोर्स हैं ऑलमोस्ट जो कि इनऑग्जेस्टिबल है, जिनको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। ह्यूमंस की अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है ह्यूमंस स्टार वॉर्स की तरह स्टार्स को एक्सप्लोर कर दें, फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है। तो इन दो को छोड़ के लगभग सारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। अगर आपने वाटर को इतना पॉल्यूट कर दिया कि ओशियंस भी पॉल्यूट हो गए, सारागासो सी, अटलांटिक ओशन में एक पैच ऑफ ओशन का एक पार्ट है जिसमें कि करंट ऐसे चल रही हैं, समझाया था मैंने, जिन्हें जायर बोलते हैं हम, उसमें इतनी गंदगी इकट्ठी हो गई है क्योंकि ये सर्कुलेट हो रहा है और ये बाहर नहीं जा रहा है। जो भी इसमें आ गया एक बार ट्रैप हो गया, इस साइड से यूरोप से आया कुछ मटेरियल, गंदगी उस साइड से अमेरिका से गया, नॉर्थ अमेरिका से, तो वो जो गंदगी है, जो डेवरेस है, वो उसका इतना बड़ा पैच बन गया है कि उसे पूरा सी बोल दिया जाता है, सारागासो सी, और वो हमने ओशियन तक गंदे कर दिए। अगर हम लिमिट में रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जो रिन्यूएबल है, तो वो अर्थ उन्हें क्या कर पाएगी? रिसाइकल। अदरवाइज क्या होगा कि हम अगर यूज ज़्यादा कर रहे हैं, हम क्या है, यूज ज़्यादा है किससे? जो रिन्यूएबल की कैपेसिटी है, रीजनरेशन की कैपेसिटी है अर्थ की, वो कम है, और रिन्यूएबल और यूज ज़्यादा है, तो क्या होगा? जो भी अर्थ के पास वाटर का स्टॉक है वो धीरे धीरे गंदा होता जाएगा। पहले साल मान लीजिए हमने 100 यूनिट वाटर खर्च किया, लेकिन अर्थ ने रिसाइकिल कर पाया सिर्फ कितना? 50 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो स्टॉक था उसमें से 50 यूनिट लिया है। अब अगली बार स्टॉक भी डिप्लीट हो गया तो स्टॉक की रिन्यूएबल कैपेसिटी भी डिप्लीट हो जाएगी। अगली बार फिर से हमने, आप कह लीजिए 110 यूनिट यूज़ किया क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, और लेकिन रिसाइकल फिर कितना? आप कह लीजिए 50 ही हो पाया। फिर हमने स्टॉक से 60 यूनिट यूज़ किया। ये स्टॉक जो मान लीजिए फ्रेश वाटर का या जो भी था वो था 1000 यूनिट्स था।
पहली बार 50 डिप्लीट हुआ, दूसरी बार 60, डिमांड भी बढ़ती गई, रिन्यूअल की कैपेसिटी घटती गई और ये स्टॉक एक दिन ख़त्म हो गया। देन इसको पहली बात तो जो यूज़ है अगर वो रीजनरेशन की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ओवरशूट, कि जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनसे हम कितना ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज या ओवरशूट। सेकंड, जिस दिन वो स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, जो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज है अपार्ट फ्रॉम जो रिन्यू हो रहा है उसके अलावा, तो हम क्या है, क्राइसिस में आ जाएंगे। क्या हो जाएगी, क्राइसिस हो जाएगी, जिसकी तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। अगर आप में से कोई थोड़ा बहुत भी अखबार पढ़ता है तो उन्होंने बोला होगा कि हम एनवायरनमेंट में, अखबार में देखा होगा कि ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं आए दिन कि हम एनवायरनमेंट में ह्यूमंस जो CO2 वगैरह या मीथेन वगैरह छोड़ रहे हैं या CH4 छोड़ रहे हैं, दे आर टेकिंग अस टुवर्ड्स कैटास्ट्रॉफी, क्योंकि जो एयर की जो कैपेसिटी है CO2 और CH4 को कम करने की, या फिर प्लांट्स की जो अर्थ पे एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है प्लांट्स की CO2 को, वो कम है किससे, जितना हम CO2 छोड़ रहे हैं। तो बेसिकली रिन्यूएबल या रीजनरेशन कैपेसिटी से कम है, तो इससे क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रही है और हम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। 2020 से लेके 30 तक ये क्रूशियल है। इनमें भी अगर हमने अपना जो जनरेशन है वेस्ट का, CO2 क्या है, वेस्ट है, अगर वेस्ट का जनरेशन कम नहीं किया देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए क्राइसिस। समझ में आया आपको? ऐसे ही हम बना देते हैं एक अर्थ ओवरशूट डे। ये क्या है, अर्थ ओवरशूट डे, कि आप अर्थ कुछ रिसोर्सेज पर ईयर जनरेट कर रही है। मान लीजिए इसका स्टॉक है 1000 यूनिट, रीजनरेशन कैपेसिटी है 100 और हम यूज़ कर रहे हैं एवरी ईयर 150। तो हर साल हम क्या है 50 किस में से ले रहे हैं, इस 1000 यूनिट में से ले रहे हैं, और एक ना एक दिन ये पूरा रिसोर्सेज ख़त्म होने वाला है। तो ओवरशूट डे मतलब कि 100 यूनिट जो इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी है अर्थ की, वो हम 365 दिन होते हैं साल में, वो हम 365 में ना करके मान लीजिए कितने में, 310 दिन में ही हमने 100 यूनिट यूज़ कर लिया। तो बाकी हमारे कितने 55 दिन का जो हमारे यूजेज हैं वो अनसस्टेनेबल है। 55 दिन के जो रेस्ट ऑफ द 55 डेज 55 डेज बचे, उनका जो यूज़ है वो क्या है, बेसिकली स्टॉक से आ रहा है, तो ये क्या है, अनसस्टेनेबल है, अनसस्टेनेबल। ऐसे ही हम क्या बोल देते हैं, ओवरशूट, कि हम अब जो अर्थ रीजनरेट कर सकती है उस पर जो डिमांड डाल सकते हैं मैक्सिमम वो 100 होनी चाहिए थी, हम उसे कितने से ओवरशूट कर रहे हैं, डेज में 55 डेज से और रिसोर्सेज में 50 डेज से। ये एक एग्जाम्पल है। ये रिसाइकल और लिमिटेड रिसोर्सेज की बात हो गई, रिसाइकल और अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो नॉन रिन्यूएबल या बिल्कुल ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल पे। तो इसमें बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला। फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं इन्हें बताइए? क्योंकि ये फॉसिल हैं, पुरातत्विक हैं, ऐसी चीज़ें जो कि पहले कभी मर गई थी, लिविंग थिंग्स, और धरती में दब गई, और वो अब हमें कैसे कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में मिल रही हैं। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, पेट्रोलियम के फॉर्म में मिल रही हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल फ्यूल। देन अर्थ की सरफेस पे या क्रस्ट पे, जिसे हम डिगअप कर सकते हैं, डिगअप कर सकते हैं खुद के, जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स क्या हो गए, मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन। मैंने बताया था रेयर अर्थ मेटल, अगर आप साइंस की वीडियोस देख रहे हैं तो रेयर अर्थ मेटल्स। देन इवन जो नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन N2, उनको भी हमने क्या है, हैवीली पॉल्यूट किया है या उन्हें अनयूजेबल छोड़ दिया है, और ये लिमिटेड है। तो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल ये हमारे सबसे क्रूशियल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिस पर दुनिया चल रही है। आप अपने घर में 10 चीज़ें उठा लीजिए तो वो बिना फ्यूल के
और बिना मिनरल के उनमें से एक भी नहीं होगी। आपको छोड़ दिया जाए तो बाकी या तो फ्यूल से रिलेटेड हैं या मिनरल से रिलेटेड हैं या दोनों से रिलेटेड। मैंने अर्थ ओवरशूट डे की बात तो कर ही ली, साथ में जो क्योंकि ये तो फिक्स है रिसोर्सेज, इनके तो कुछ क्या है ऑलरेडी रिसोर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम क्या है निकालते जा रहे हैं इस बकेट में से। मान लीजिए टोटल मिनरल और फ्यूल की वेल्थ है हमारी, इसमें से हम हर साल कुछ निकाल रहे हैं। इसमें रिन्यूएबल कुछ नहीं हो रहा है, रीजनरेट कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो रीजनरेशन का इनका टाइम है वो कितना है, एटलीस्ट 10 मिलियन ईयर्स। आपको कोई भी डिपॉजिट कोल के या फिर फॉसिल फ्यूल के 10 मिलियन ईयर्स से नए नहीं मिलेंगे, पुराने ही होंगे। तो रीजनरेशन नहीं हो रहा है, तो जो डिप्लीशन हो रहा है वो क्या है, वंस अगेन वो तो अनसस्टेनेबल तो है ही, क्योंकि वो तो एक दिन ख़त्म होना ही है, फिक्स है। लेकिन वो इतनी स्पीड से घट रहा है कि अभी हमने उसको जो रिप्लेस करने वाली टेक्नोलॉजी है वो ईजाद नहीं की है। इन्वेंशन ऑफ जो भी इस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है वो ईजाद नहीं की है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी आप बोल रहे होंगे ईजाद हो गई है, विंड एनर्जी। आप उनकी एफिशिएंसी देखिए, आप उनकी इन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस देखिए, मिनरल और फ्यूल पे जो ऑलरेडी डिप्लीट हो रहे हैं उन पर डिपेंडेंस देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम वास्तव में क्राइसिस की तरफ हेड कर रहे हैं। अब इस जो चैप्टर है इसके सेकंड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज उन्हें हमें कैसे देखना चाहिए मीन्स और एंड में, है ना, कैसे देखना चाहिए। सेकंड, इसके अलावा हम बात करेंगे तो ये सोसाइटी से रिलेटेड है ये पोर्शन और डेवलपमेंट से, ह्यूमन डेवलपमेंट से। और फिर हम देखेंगे कि एक नाम की चिड़िया होती है, किस नाम की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की एक चिड़िया होती है, वो क्या है और उसको क्यों रटा जा रहा है बार बार रट्टू तोते की तरह, डेवलपमेंट। ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जिससे आपको चीज़ें इंटीग्रेटेड रहे और मैं इन लेक्चर्स को छोटा करने के चक्कर में इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़ूँ ना। सो थैंक यू।